हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस का 1 तारीख को परीक्षा संपन्न हुआ है 2 शिफ्ट में, और 7 तारीख और 15 तारीख को अभी होना बाकी है। जो लोग परीक्षा दे दिए हैं तो अपने आंसर्स को मिला करके देखिए। मैं लेट से ज़रूर आता हूँ, लेकिन एक्यूरेट वैसे अभ्यर्थी जिनको 7 तारीख और 15 तारीख को परीक्षा देना है वह तो ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब इस वीडियो को देखेंगे, सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको बहुत सारा अनुभव होगा, और जो आप एग्ज़ाम देंगे 7 तारीख अथवा 15 तारीख को, उसमें आपको बहुत मदद मिलने वाला है। तो तटस्थतापूर्वक पूरा वीडियो देखें, और वीडियो हमारा पसंद आता है चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और यदि अच्छा लगता है तो अपने करीब के मित्रों को शेयर कर दिया कीजिए कि इससे मिला करके चेक करो, इसमें सही और ऑथेंटिक आंसर दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में आते हैं, और पहला प्रश्न अपना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। यानी पानी जानते हैं कि ये तो सब चीज़ को लगभग गीला करने लगता है, तो पानी नहीं होगा। अल्कोहल, शराब की बात हो रही है, तो अल्कोहल भी गीला करता है। पारा ये गीला नहीं करता, और फिनोल ये भी गीला करता है। अब पारा गीला क्यों नहीं करता है, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन करते चलते हैं। पारा में आसंजक बल की तुलना में संसंजक बल अधिक मजबूत होता है, ठीक ना। तो जिसमें संसंजक बल अधिक मजबूत होगा वह दीवार को गीला नहीं करेगा। यही कारण है कि पारा दीवार को गीला नहीं करता है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। थोड़ा तेज करेंगे, मैं शुरुआत में हूँ इसलिए धीरे है, और नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है और आप लोग को आंसर मिलाने हैं। बहुत गपशप से ज़्यादा लेना देना नहीं है, फिर भी छोटी छोटी व्याख्या मैं बीच बीच में करता चला जाऊँगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। दूसरा है हमारा, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो ये गतिज ऊर्जा में जो है संग्रहित हो जाती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, जब चलती बस का अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इससे समझा जा सकता है। तो इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, जो न्यूटन के प्रथम गति नियम से समझा जा सकता है। तो किस ऑप्शन में है, न्यूटन के प्रथम गति नियम, ऑप्शन बी में है। इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, और न्यूटन के प्रथम गति नियम से इसको समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कहता है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। कवि वे मुझसे कहकर जाते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम को आपको चुन लेना है। सही क्रम चुनने में क्या उत्तर हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको भारत में संसद, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है कि भारत में संसदीय व्यवस्था लागू है या कायम है, तो 3 आएगा पहले स्थान पर। उसके बाद क्या है, तो हम लोग चुनते हैं सांसद को। तो मैं भागलपुर क्षेत्र से हूँ, तो मेरे भागलपुर क्षेत्र का सांसद अभी बुलू मंडल है। तो सांसद जनता के द्वारा चुने होते हैं, यानी चुनाव द्वारा आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री भी सांसद ही होते हैं, जैसे कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वाराणसी के सांसद हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री हम लोग नहीं चुनते हैं, हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से उसको बोलते हैं, चुनते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, इस बात का चुनाव सभी सांसद मिल करके खुद कर लेते हैं कि इनको प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार विकल्प डी यहाँ पर सही आ जाता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जिनकी वर्तनी शुद्ध है, तो तकनीकी यहाँ पर देख कर ही लग रहा है कि शुद्ध वर्तनी है, ठीक ना। तकनीकी में नौ में हर्षी का नहीं होता है, आधा को नहीं होता है, आधा को और हर्षी का दोनों भी गलत है। तो यहाँ पर सी जो है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है, तकनीकी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब सैनोनिम से। तो रमा जो है कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इंदिरा होगा। रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इंदिरा होगा। 8 नंबर देख लेते हैं। कहता है समानार्थी, सैनोनिम्स जिसको बोलते हैं। तो क्या है समानार्थी शब्द बताना, वर्ज्य। वर्ज्य का मतलब होता है परहेज करना, ठीक ना। निषिद्ध हो सकता है, हमको लग रहा है, हाँ बिल्कुल निषिद्ध ही सही है। तो वर्ज्य मतलब क्या होता है, निषिद्ध, परहेज, ठीक है। प्रतिषेध ये सब हो जाता है उसका समानार्थक। चलिए विपरीतार्थक, इंटोनिम्स अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। उत्कर्ष,
तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा, विपरार्थक शब्द हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का उल्टा अपकर्ष, ठीक है, उत्कर्ष का उल्टा अपकर्ष। 10 नंबर क्या है कि सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं, तो सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं। उसके बाद क्या है कि असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो बेमेल शब्द का चयन यदि करते हैं तो रोष, कोप, अमरस ये सब एक ही मीनिंग देता है, ठीक ना, गुस्से वाला। और अशोक जो है यानी शोक नहीं, खुशी वाली बात है, तो ये अलग है। जैसे रोष, कोप, अमरस, गुस्सा, आक्रोश ये सभी क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पर अशोक सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो जो कोई इस गुफा में गया क्या कर रहा है, काल कवलित हो गया, ठीक है। जो कोई इस गुफा में गया काल कवलित हो गया, तो आपका ये डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। अच्छा, लाए तो मुझको लाए कि कमीज को लाए, क्या लाए, पिताजी मुझको नई कमीज मैंने मेरे लिए नई कमीज लाए और माँ के लिए नई सुंदर साड़ी लाए, इस प्रकार से हो सकता है। तो मुझको नई कमीज लाए नहीं, मेरे लिए नई कमीज लाए और माँ के लिए सुंदर साड़ी लाए। तो यहाँ पर ए जो है ना त्रुटिपूर्ण नजर आ रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर हमारा क्या कहता है कि आपका 2 यंग मेन खाली स्थान द क्लेम फ्रॉम द वुमन्स नेक एंड रन अवे। क्या कह रहा है कि 2 यंग आदमी पुल्ड द चैन, ऐसे नहीं, पुल्ड नहीं होता है, ऐसे स्नैच होता है। यहाँ पर स्नैच आप सुने होंगे, चैन खींचने वाले सबको, जो चैन स्नैचर होता है, चैन खींच लेता है, महिलाओं के गले से खींच लेता है सोने का चैन, तो उसको स्नैच होता है। तो स्नैच का साइनोनिम यहाँ पर स्क्वीज्ड दिया है। तो 2 यंग मैन स्क्वीज द क्लैम फ्रॉम द वुमन्स नेक एंड रन अवे, माने मतलब महिला के गले से चैन खींचा और भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, स्क्वीज्ड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे ये भाई साहब बहुत बड़ा है, क्या करें, डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि ही सैड लेट हरी कम विथ अस मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या क्या क्या, हाँ, चौथा विकल्प पर आप आ सकते हैं। ही टोल्ड टू हिज मदर लेट हरी कम विथ अस, ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। विकल्प डी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 नंबर क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसका स्पेलिंग सही है। तो फैब्यूलस, FABULOUS, विकल्प सी यहाँ पर सही है, ठीक ना, FABULOUS सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंसेस, सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है, यानी कि जो सूट करेगा वहाँ पर प्रीपोजिशन वो भरना है। कह रहा है कनिष्का वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो यहाँ पर इनटू भरा जाएगा, आपका क्या भरा जाएगा, इनटू, ठीक है। कनिष्का वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। आइए यहाँ पर विकल्प बी सही हो गया 17 का। 18 का क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सुटेबल ऑफ अंडरलाइन, यानी जो अंडरलाइन किया है ना इसके बदले आपको इससे ज़्यादा सुटेबल कौन सा है वो चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, रिप्लाइंग, तो ये देखिए मस्ट जो है ना इसको मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद V1 होता है, तो क्या होगा, आई मस्ट रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दिस लेटर इमीडिएटली, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रिप्लाई टू, यहाँ पर आई मस्ट, ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा, आई मस्ट रिप्लाई टू दिस लेटर इमीडिएटली, ठीक है, रिप्लाई टू दिस लेटर इमीडिएटली, सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्या कहता है, 19 नंबर इडियम्स और फ्रेज है, ठीक है। तो ये इसको रिप्लेस करके एक दूसरा इडियम आपको भरना है। कह रहा है आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज बीन विद मी ट्रूथ ट्रिक एंड थिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा कि इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, ठीक है। कहने का मतलब अच्छे और बुरे सभी समय में मेरा फ्रेंड जो है कि मेरे साथ रहता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है कि
कह रहा है कि फ्रेम अ क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। इस आंसर्स के लिए आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। कह रहा है ही हैज़ गोन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन, अपने कजन को वह रेलवे स्टेशन जाता है सी ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्वेश्चन टैग टू गेट फॉलोइंग आंसर, इसके लिए आपको फ्रेम करना है क्वेश्चन टैग। तो आपको विकल्प ए यहाँ पर ले लेना चाहिए, वाई, ठीक है। तो वाई आप ये ए नंबर ले लीजिए, ए नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सैनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सैनोनिम देखना है, समानार्थक शब्द देखना है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा खड़ा, ठीक है, इरेक्ट। और इसका क्या हो जाएगा, रेज, RAISE, रेज। इरेक्ट का सैनोनिम हो गया आपका रेज। उसके बाद 22 पर चलते हैं। 22 का क्या कहना है, 22 कह रहा है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध किन किन बातों पर निर्भर करता है, संवैधानिक प्रावधानों पर बिल्कुल निर्भर करता है, परंपरागत प्रथाओं पर, हाँ कुछ कुछ परंपरागत भी प्रथाएं हैं जो संविधान में चर्चा नहीं है और उसको परंपरागत प्रथाओं के आधार पर मानते हैं, ठीक है, अंग्रेजों के समय की जिस हिसाब से चलते हैं उसी तरीके से। न्यायिक व्याख्याओं पर, बिल्कुल सही जवाब है ये भी। और संसद के लिए यांत्रिकी पर, संवाद के लिए यांत्रिकी पर। तो संवाद के लिए यांत्रिकी पर यहाँ पर उपरोक्त सभी, विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या कहना है कि सार्वभौम सांसद की अवधारणा किस देश से। देखिए हमारा जो संविधान है ना, भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था, लगभग उसी पर आधारित है। अधिकांश 90% कह सकते हैं, 85% कह सकते हैं कि वहीं से या तो हूबहू ले लिया गया है या फिर उसमें कुछ आंशिक फेरबदल करके रख लिया गया है। तो हमारा सार्वभौम अवधारणा जो है इंग्लैंड के संविधान से चलता है, वहीं के अनुकूल, वहाँ से ज़्यादा प्रेरित है। तो सार्वभौम सांसद की अवधारणा किस देश से है, तो इंग्लैंड के संविधान से या इंग्लैंड से कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो तीली भाई बैठ के गिनना नहीं है, 24 आप लोग जानते होंगे सभी, सब चीज़ तो हम लोग क्या किए हैं कि बचपन से ही याद कर रखे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको एक फ्रेटर्निटी का अर्थ, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। भाई साहब ये भाईचारे वाली बात आप लोग याद नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, फ्रेटर्निटी भाईचारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा विषय जो है ना, ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जो है किस में आता है, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 27 कहता है कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के से संबंधित है। जैसा हम लोग जानते हैं कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के बीच में है। 51 को में मौलिक कर्तव्य है जो हम लोगों ने रूस के संविधान से ग्रहण किया है, और अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक जो है ये राष्ट्रपति से वर्णित है, यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है। और यदि यहाँ पर अनुच्छेद 44 है, चूंकि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हो गया, अनुच्छेद 44 में आ जाएगा। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, जिस पर काफ़ी संसद में वाद विवाद चलते रहता है। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बता दूं ट्रिकी जीएस के बारे में। सक्सेस मंत्रा ट्रिकी जीएस जो बहुत पहले से प्रकाशित होती थी और स्टूडेंट्स के लिए यूजर फ्रेंडली बुक हुआ करता था, वो फिर से प्रकाशित हुआ है। संशोधित संस्करण 2023 प्रकाशित किया जा चुका है। वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है। उसमें कुछ तो ट्रिक बना करके दिया हुआ है, और ट्रिक वैसे क्वेश्चंस के बनाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। मैं यहीं पर क्यों बोला, क्योंकि यह प्रश्न जो है ना, यदि आप ट्रिकी जीएस पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग एक ट्रिक है जिससे आप अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति के बारे में जितनी भी बातें हैं सभी आपको इस बात से याद हो जाएगा। आप यदि अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वहाँ पर मौलिक अधिकार बहुत सुंदर ट्रिक से दिया हुआ है। मौलिक अधिकार को मैंने इस YouTube चैनल में भी रखे हुआ है, ट्रिकी जीएस एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर के आप मौलिक अधिकार को देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर पुस्तक है, और उसमें ट्रिक के अलावे इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। छोटी पुस्तक और सबसे सुंदर पुस्तक है।
उतनी छोटी पुस्तक में इतना ज़्यादा कलेक्शन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, तो ज़रूर परचेज करें ट्रिकी जीएस। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ क्या उत्तर हो गया? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर हो गया विकल्प डी, अनुच्छेद 44। 36 से लेकर के 51 तक में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। कह रहा है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य जो है सभी सदस्य हैं। अच्छा, किस चीज़ के सदस्य हैं, किस संगठन का सदस्य हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं सभी लोग। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या काम है? भारत के विकास के मामले में निर्णय लेने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 नंबर हमारा क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसको CAG कहते हैं। ठीक है, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को CAG कहते हैं। अच्छा, इनका कार्यकाल जो होता है या तो अधिकतम 6 वर्ष का हो सकता है, या उम्र इनका यदि 6 वर्ष से पहले 65 वर्ष हो जाए तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो 6 वर्ष पूरा करेंगे या अपने उम्र का अधिकतम 65 वर्ष पूरा करने, इसमें से जो पहले हो जाए इतनी अवधि तक वो अपने कार्यकाल में बने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष तक। आइए उसके बाद चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो भारतीय संविधान 3 प्रकार के नगरपालिकाओं का प्रावधान करती है। दूसरा कहता है भारत के CAG की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तीसरा कहता है भारतीय संविधान के अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है। ये तो अजीबोगरीब बात है भाई। चलिए, तो ये 2 और ये 3, ये 2 गलत लग रहा है। 1 और 4 जो है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान 3 प्रकार के नगरपालिकाओं का प्रावधान करती है, ये सही बात है। और CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। और भारत के संविधान में 11 दूनी 22 भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में नहीं बल्कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प ए आपका सही हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। कह रहा है एक इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को, फिर से यदि दीन-ए-इलाही की बात करें तो यदि आप ट्रिकी जीएस ले लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा ई दिन मजे फतेह। ट्रिकी जीएस से पढ़ें हिस्ट्री को, बहुत सुंदर मज़ा आ जाएगा आपको यदि हिस्ट्री को आप ट्रिकी जीएस से पढ़ते हैं। तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, 2 लिंक है। आप तो अमेजन से भी मंगवा सकते हैं या फिर किताब वाले ऐप से मंगा सकते हैं, अथवा आप अपने नियरेस्ट बुक स्टॉल पर जाएँ और वहाँ मांगें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बुक स्टॉल पर यह पुस्तक उपलब्ध है। आप एक बार मांगें, यदि नहीं होगा तो वो ला के देंगे आपको। ठीक है, जरूर परचेज करें ट्रिकी जीएस, सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस। ठीक है, तो दीन-ए-इलाही की बात करें तो ई दिन मजे फतेह। ठीक है, ये ट्रिक है, फिर याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, कह रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दीन-ए-इलाही को धर्म का किसने धर्म कहा दिया था? तो दीन-ए-इलाही को जो धर्म कहा दिया था वो अबुल फजल ने कहा था कि ये क्या है, एक धर्म है। ठीक है, और अकबर जो चलाया था दीन-ए-इलाही को, उसको धर्म कह के नहीं चलाया था। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। कहता है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की व्याख्या तैयार, जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था तो अजीबोगरीब है। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं उत्तर ले रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल कर दे रहा हूँ। तो अंतिम नवाब की यदि बात करें कि पश्चिम बंगाल का, सिर्फ बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी क्षेत्र की नहीं, तो अंतिम नवाब की यदि बात करें तो मंसूर अली खान थे। अंतिम स्वतंत्र शासक की बात करें तो सिराजुद्दौला थे। पहला स्वतंत्र शासक की बात करें तो अलवर्दी खां थे। और यदि सर्वाधिक शक्तिशाली और स्वतंत्र शासक की बात करें तो कौन थे? देवपाल थे। लेकिन इनमें से जब कोई इसमें नहीं है तो हम उत्तर लेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कहता है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी जब 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध था। उसी युद्ध में बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया गया था और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को भारतीय सेना ने गुलाम बना लिया था। ये भारत के लिए गौरव की बात है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध भारत चीन भी बहुत लोग कह देता है, चूँकि इंग्लैंड चीन भी हो सकता है, चूँकि जिस समय हुआ था ना उस समय भारत पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो युद्ध हुआ था ब्रिटिशर्स और चीन के बीच। चूँकि भारत के पड़ोस में है, भारत
पर उसमें ब्रिटेन का कब्जा था, तो कभी कभी भारत चीन भी हो जाता है उत्तर, कभी कभी ब्रिटेन चीन, इंग्लैंड चीन भी हो जाता है। तो यहाँ पर इंग्लैंड चीन होगा, विकल्प बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग किसकी पूजा करते थे? तो कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ की, कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में कौन संत सक्रिय थे? तो एकनाथ जो है यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय थे। रामानंद की यदि बात करें तो यह उत्तर भारत में जो है भक्ति को फैलाने का काम रामानंद ने किया था, या उत्तर भारत में, और खास करके गंगा के दोआब वाले क्षेत्र में जो है कि सक्रिय थे। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख में दफन कर दिया था? किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने किया था? तो ये था माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस ने क्या किया? पोम्पेई शहर को राख में दफन कर दिया था। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों के प्रजनन स्थल है? तो गंडक नदी जो है यह बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। यहाँ घड़ियाल अच्छी खासी संख्या में है। यदि आप गंडक नदी में नहाते हैं तो सतर्क हो जाएं। ठीक है, ये सावधान, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ बल्कि हकीकत बोल रहा हूँ। यदि आप गंडक नदी में नहाते हैं तो घड़ियालों के प्रति सतर्क होकर स्नान करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये एनटीपीसी बरौनी है। विकल्प सी यहाँ पर उत्तर सही है। एनटीपीसी बरौनी ने जो है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। आइए क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 पर चलते हैं। 40 नंबर कह रहा है बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको पद्मश्री 2023 में सम्मानित किया गया है? 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। किस किस को सम्मानित किया गया है? तो एक तो सुपर 30 के आनंद कुमार को सम्मानित किया गया है। दूसरा कौन है? तो सुभद्रा देवी, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सुभद्रा देवी को भी सम्मानित किया गया है। और तीसरे व्यक्ति कपिल देव प्रसाद हैं। ठीक है, इनको भी सम्मानित किया गया है। कपिल देव प्रसाद का संबंध कपड़ा पर कला से है, कपड़ा कला से, और सुभद्रा देवी का संबंध भी कला से ही है। और सुपर 30 के जो फाउंडर हैं आनंद कुमार, उन तो आप जानते ही हैं कि शिक्षा से संबंधित हैं। यहाँ पर दुलारी देवी आपको दिख रहा होगा, दुलारी देवी को भी मधुबनी पेंटिंग के मामले में 2021 में जो है पद्मश्री दिया जा चुका है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 क्या कहता है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा हैं? यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। विकल्प बी कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाया था। और विकल्प ए और बी, तो मुझे लगता है कि दोनों के दोनों बात जो है ना यहाँ से सही है, ये दोनों हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 42 पर चले आते हैं। 42 क्या कहता है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA अनुपात क्या था? मैं सिर्फ यहाँ पर बता देता हूँ कि GNPA होता क्या है। G का मतलब ग्रॉस है, N का मतलब नॉन, और P से मतलब है परफॉर्मिंग, और A का मतलब है एसेट्स। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो। ठीक है, यहाँ पर रेशियो तो अनुपात लिखा हुआ ही है। इसको हिंदी में कहें तो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात। ठीक है, तो कितना था तो 3.9 था। यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 हमारा क्या था? निम्न में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? भारत में गरीबी का कारण क्या है? तो पूंजी की कमी भी है। अच्छा, कम पूंजी का कम निर्माण होना भी है, बुनियादी ढांचे की कमी, बुनियादी ढांचा कम है, जनसंख्या का दबाव, सभी। यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? सभी। यानी कि गरीबी का जो कारण है भारत में कोई एक कारण नहीं है, जितने भी बात लिखे हुए ना ये सब कारण भारत में गरीबी के लिए है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पर। 44 हमारा क्या कहता है कि शकरकंद, हाँ ट्रिकी जीएस यदि आप पढ़े होते तो ये क्वेश्चन भी आपको ट्रिक मदद करता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जरूर खरीदेंगे आप लोग ट्रिकी जीएस, सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। इसके लिए मैं ट्रिक बोल दूं, सुन पिया जल्दी आओ,
स्वीट टैटू बनवाना है। इसके लिए जो इस क्वेश्चन के लिए जो बुक में ट्रिक है क्या है, सुन पिया जल्दी आओ, स्वीट टैटू बनवाना है। ठीक है, तो शकरकंद, जैसा हम लोग जानते हैं कि शकरकंद क्या है, तने का उदाहरण है। तो इसका भोजन कहाँ बन रहा है, स्पष्ट कर दिया है क्वेश्चन में कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। तो इस पौधे में भोजन कहाँ बनेगा, तो तना में, चूंकि शकरकंद क्या है, तना का उदाहरण है। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 45 पर। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है, तो ये मतलब गार्ड सेल के द्वारा, रक्षक कोशिका के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। विकल्प डी 45 का सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पर। गन्ने का लाल सड़न किसके द्वारा या किसके कारण होता है, तो गन्ने का लाल सड़न रोग जो है फंगस के कारण होता है। और कौन से फंगस के कारण, तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। कोलेटोट्रिकम या ट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाता है। लाल सड़न रोग फंगस के कारण होता है, और कौन सा फंगस, तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है J.Q. प्लावे ने दिया था, J.Q. प्लावे ने दिया था। और कब दिया था, तो 1931 में दिया था। प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है, J.Q. प्लावे के द्वारा 1931 में दिया गया था। अब यहाँ पर 1931 में दिया था। 48 पर आते हैं। कृषि बीमा योजना शामिल है, तो कृषि बीमा योजना किसमें शामिल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये ठीक है। और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ए और बी दोनों हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। यहाँ पर 49 प्रश्न का क्या कहना है कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन यदि बात करें तो इसको PPP भी बोलते हैं, ट्रिपल P। ठीक है, ट्रिपल बॉटम लाइन को ट्रिपल P भी कहते हैं। तो यहाँ सही हो जाता है आपका विकल्प सी, सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। कहने का मतलब है कि सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और न्याय संगत अर्थव्यवस्था में संगठन के योगदान को शामिल करने के लिए जो है पारंपरिक व्यावसायिक सफलता मैट्रिक्स का विस्तार करता है। यह ट्रिपल बॉटम लाइन, यहाँ विकल्प सी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा। ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई जो स्थापित करने वाला पहला शहर है वो है आपका बेंगलुरु। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाता है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम मिलकर बनाते हैं, तो क्या बनाता है, तो ये मेकोंग गंगा जो है कि कोऑपरेशन बनाता है। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, भारत और 5 आसियान देश मिलकर क्या बनाता है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। 52 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो बिक्री कर जो है कि ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी सब के सब जो है कि प्रत्यक्ष कर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 क्या कहता है, डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैं आपको एक्यूरेट उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ और इसको देखने में मैं थोड़ा सा असमर्थ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका उत्तर देख करके और पिन कर दूंगा, ताकि जब कभी भी आपको कुछ बोलना हो, जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वो उत्तर आपके सामने हाजिर रहेगा। यदि आप में से किसी को इसका उत्तर निश्चित यानी कि सही वाला प्राप्त है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, मैं आपके ही मैसेज को पिन कर दूंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 नंबर कहता है कि UNDP तैयार करता है। UNDP मानव विकास सूचकांक को तैयार करता है। सूचकांक देखिए पूछ रहा है, पिछले में भी सूचकांक पूछा था, प्रथम शिफ्ट में भी और द्वितीय शिफ्ट में भी पूछा है। कहने का मतलब सूचकांक आप याद कर लेंगे। एक प्रश्न भी यदि आप एक्स्ट्रा अलग से या ज़्यादा सही करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55 पर। कह रहा है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है, तो सत्य या असत्य है। एक नंबर कह रहा है कि रणनीतिक क्षेत्र में शामिल
है। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रतिरक्षा, परिवहन। हाँ, ये तो रणनीतिक क्षेत्र में शामिल है, ये ठीक है। कह रहा है कि सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन, निजीकरण बंद कर दिया जाएगा। ये ठीक बात नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि केवल एक सत्य है और दो असत्य है। तो यहाँ पर एक ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? एक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। कह रहा है आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। फिर कह रहा है कि क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्या है कि तीसरा, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका विकल्प सी जो है कि उपरोक्त सभी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प डी जो है यहाँ पर सभी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज हैं। तो अब जो नहीं है उसका उत्तर आपको लेना है। तो यहाँ पर सही जवाब है विकल्प बी, ठीक है, LORUX। श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज हैं। जैसे कि L होता है कितना? तो L होता है 11, K 11 होता है, L 12 होता है, L 12। O कितना है? O कितना है? तो 15 है, तो ये 15 हो गया। उसके बाद R कितना है? 18 हो गया। और U कितना है? तो 21 हो गया। X कितना है? तो XYZ, X 24 हो गया। तो ये देखिए सभी अक्षर, ये 3 से भाग लगेगा। और R 18 होता है तो 18 में भी 3 से भाग लगेगा, 21 में भी 3 से भाग लगेगा, 15 में भी 3 से भाग लगेगा, 24 में भी 3 से भाग लगेगा। तो ये क्या है? 3 के गुणज हैं, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 हमारा क्या कहता है कि फाइंड द, हिंदी में ही देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर लुप्त संख्या ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर क्या है? 81 है। और 81 का स्क्वायर कितना है? 6561, यानी 6561, यानी यहाँ पर कितना होगा? 9 हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में हमारा क्या कहता है कि JHQS XL और I एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उपरोक्त क्रम में ही हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि उपरोक्त क्रम में ही हो। J और Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है। यदि J है और Q है, यहाँ पर यदि J है यहाँ पर Q है, तो इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ मान लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि X जो है कि J और S के बीच में बैठा है। X कहाँ बैठा है? तो X बैठा है J और इसको इस तरह से यहाँ पर Q लिख लेता हूँ और यहाँ पर J लिख देता हूँ, यहाँ पर S लिख देता हूँ, बीच में X। तो यही कहा कि X जो है J और S के बीच में बैठा है, ठीक है। और कह रहा है कि H के दाईं ओर यदि दक्षिण मुंह करके बैठा है, दक्षिण मतलब होता है नीचे, तो बाएं आपका इस तरफ हो जाएगा। तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो H यहाँ ले लेते हैं। तो H के बाईं ओर पहला और बाईं ओर दूसरा। अच्छा, दाईं ओर से दूसरे कहा, तो दाईं ओर से, हाँ ठीक है। और डिलीट हो गया। मैं फिर से पूरे में एक साथ बना देता हूँ, आप समझ जाइएगा, टाइम लग जाएगा इसमें, आपको जल्दी जल्दी चाहिए। J X और S और H इस तरह से बना हुआ है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। यहाँ पर H जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। आप सजा कर देखिएगा, यही आएगा QILJXSH। इसको एक बार आप उतार लें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 ये तो आप लोग हल करने जानते होंगे। और इसका सही उत्तर है आपका 16 और 32। 16 और 32 यानी विकल्प ए, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो गया। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61। 61 में आप देख रहे हैं कि इधर से है, फिर नीचे से ऊपर गया है, फिर नीचे से ऊपर इधर जाएगा, ऊपर से नीचे आया है, ये इधर से गया है। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए नीचे से ऊपर जाने वाला ये है आपका, यानी विकल्प डी जो है ये सही है। ये इधर से गया, वो उधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है। तो इस तरह से इधर जाने वाला कौन है? विकल्प डी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। कह रहा है
कि एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूर पर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए जैसे ही ये कोण 60 डिग्री हुआ ना, तो इसका मतलब हुआ ये √3 हुआ और ये 1 हुआ। तो √3 बराबर यदि 80 दिया हुआ है तो 1 बराबर कितना, ठीक है, तो 80/√3 हो जाएगा। ए यहाँ पर सही हो जाता है आपका। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 हमारा क्या कहता है, 63 कहता है कि 4 tan थीटा बराबर 3, यानी कि tan थीटा बराबर यदि आप निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे आप, इसमें cos से भाग दे देंगे, इसमें भी cos से भाग दे देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा 4 sin थीटा बटे cos थीटा ये, और sin थीटा बटे cos थीटा के बदले क्या लिखेंगे 3/4, 3/4 लिखेंगे, यानी 4 गुना 3/4, ये कट जाएगा। अब बचा 3 में माइनस हो गया, यहाँ ऊपर में 1 और नीचे हो गया 3 + 1, यानी कि 2/4, 1/2 आपका विकल्प सी क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 63 का सी, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। क्षेत्रफल जो है लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। लंबाई x है और चौड़ाई y है, दोनों को जोड़ करके यदि हम 15 से गुना कर देते हैं तो इतना है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। x कितना का है, तो ये 40 मीटर है, लंबाई दिया हुआ है, और इतना बराबर है x गुना y, और x का मान कितना है 40 मीटर, यानी 40y बराबर 40 + y गुना 15 ब्रैकेट लेकर के करेंगे तो हल करके निकाल लेंगे x का मान जितना आएगा। तो x का मान आएगा कितना, तो 64 का ये 24 मीटर आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कहता है, यदि त्रिज्या r1 और r2 वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग r त्रिज्या वाले क्षेत्रफल के बराबर हो तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका कि r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। कहता है कि 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने हैं। वे लड़के 5वें लड़के का जो है कि उम्र कितना होगा। तो क्या करेंगे कि 5 लड़कों का औसत इतना है, तो 5 गुना 16 = 85, और 4 गुना 16 वर्ष और 3 महीना करेंगे, 4 × 12 यानी 1 वर्ष हो जाता है। तो 16 चौकी 64 1 65, और 16 × 5 80, 65 15 80 होता है, तो 15 वर्ष एक्स्ट्रा जा रहा है, तो एक लड़के का क्या हो जाएगा आपका विकल्प ए 15 वर्ष, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या कहता है कि एक मिश्रण में 729 ml दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। दूध और पानी का नया मिश्रण अनुपात जो है, नया मिश्रण अनुपात 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। तो कितना पानी मिलाएंगे, एक तरफ 7 का बना हुआ है, और क्या है कि दूध और पानी का अनुपात है, शायद दूध और पानी का एक नया अनुपात प्राप्त, इसमें कितना पानी मिलाना है, पानी और मिलाना है, और क्या करना है कि दूध स्थिर रहेगा। तो 1 यूनिट, यदि 7 × 9 यूनिट बराबर होता है 729, तो 1 यूनिट बराबर कितना, ठीक है। तो 9 पर पावर कितना करेंगे, 729 हो जाएगा, 9 पर पावर 3 करेंगे ना, तो हमको लगता है कि हो जाएगा आपका 729, 9 × 72, हाँ। तो 9 पर पावर 3 है, तो हो गया आपका 9 यूनिट बराबर आपका कितना हो रहा है 81, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 81, ठीक है। तो ए आपका 67 का उत्तर हो जाएगा ए। चूँकि ये दोनों मिलाकर क्या है, कुल है, तो दोनों मिलाकर के 9 है, और टोटल कितना है यहाँ, तो बोलेंगे 9 यूनिट बराबर कितना 729, तो ये बढ़ रहा है 1, ये स्थिर रह रहा है 7, और यहाँ 7 है 1, तो ये 9 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर कितना निकाल लेंगे एक एक नियम से। आइए 68 है। 68 क्या कहता है कि यदि x² - bx + c = 0 समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो -α - बीटा मूलों वाला समीकरण होगा। क्या होगा, -α - बीटा वाले मूलों का समीकरण क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि सूत्र से जो है कि x और y यानी अल्फ़ा और बीटा निकालने का जो सूत्र होता है -b + -√d/2a, उससे निकाल करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर, अच्छा माइनस मिला, माइनस उत्तर आना चाहिए, इसके लिए कौन सा समीकरण होगा ये पूछा है आपसे। तो ऐसा होने के लिए कौन सा होगा आपका
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, x² - bx प्लस c बराबर 0 करेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा कि ये माइनस में आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 नंबर हमारा क्या कहता है, सही उत्तर का चयन करें, रेखा चित्र के अनुसार समीकरणों की जोड़ी। ठीक है, रेखा चित्र के अनुसार समीकरणों की जोड़ी 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0 दो रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो बिल्कुल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि इस प्रकार से कटता है तो एक बिंदु पर होगा, और यदि आपका ये चला जाता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, और यदि एक दूसरे जैसे एक रेखा गया और इसी के ऊपर से दूसरा ऊपर ही चला गया तो इसको संपाती बोलते हैं। ऐसा होने के लिए a1/a2 = b1/b2 ये हुआ तो एक हल होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो समांतर चला जाएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। अच्छा, इसमें कोई हल नहीं होगा और इसमें अनेक हल हो जाएगा। तो ये आपको करके यहाँ पर चेक कर लेना है। 67 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 69 है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, समानांतर। इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, समानांतर का मतलब होता है कोई हल नहीं निकलना। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला और शेष का 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला है और इस नीले भाग की लंबाई 3.1/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई कितनी है? तो 3.5 दूनी 7, 1/8 भाग काला है, यहाँ से यहाँ तक यदि 8 सेंटीमीटर आप मान लेते हैं इसको, ठीक ना, ये 8 मान लेते हैं तो इसका एक हिस्सा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इतना सा मान लिया जाए कि काला है। और अब जो बचा, अब में आधा क्या है, आधा यदि शेष का आधा 1/2 का मतलब आधा, आधा क्या है, सफ़ेद है। ठीक है, अब सफ़ेद यदि शेष का आधा है और शेष क्या है, नीले भाग की लंबाई, यानी इतना 3.5 जो है ना, और तो ये भी 3.5 यानी यहाँ से यहाँ तक यदि 7 है तो 7 कॉलम 7 हुआ, या 8 ही सेंटीमीटर लंबा है जी पेंसिल। आइए उसके बाद क्या करेंगे, 71 पर आ जाते हैं। मूल्यांकन कीजिए, इसको आप लोग मूल्यांकन कर लेंगे और मूल्यांकन करके जो उत्तर आएगा वो मैं बता देता हूँ, 71 का सी आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होता है? कीड़ा मकोड़ा वाला संघ जी, आर्थ्रोपोडा, इसमें क्या होता है, संयुक्त पैर होता है। ठीक ना, कीड़ा मकोड़ा वाला जितना भी मकड़ी है और छोटे छोटे कीड़े फतिंगे क्या क्या बिच्छू ये सब होता है, ये सब कौन सा, आर्थ्रोपोडा संघ का है, इसमें संयुक्त पैर होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? ठीक है, किसको वैक्सीनिया कहा जाता है लैटिन में? तो वैक्सीनिया कहा जाता है काउपॉक्स को। काउपॉक्स को लैटिन में क्या कहेंगे, वैक्सीनिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है? तो जाति वृत्ति के नाम से जाना जाता है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जाति वृत्ति के रूप में जाना जाता है। 75 कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, अपसारी विकास दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अपसारी विकास दिखाते हैं। उसके बाद अगला नेक्स्ट वैसिली बैक्टीरिया है। वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया के अलग अलग शेप के लिए उसको अलग अलग नाम से जाना जाते हैं। जैसे कोकी बोलेंगे तो गोल हो जाएगा, वैसिली बोलेंगे तो रॉड शेपेट हो जाएगा, स्पायरोकिड्स बोलेंगे तो हेलिकल हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या बोला कि वैसिली, तो वैसिली कैसा होगा, वैसिली रॉड शेपेट होगा। कहाँ पर है, छड़ के आकार का, रॉड शेपेट का मतलब छड़ के आकार का। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैसिली। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। कहता है खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? तो हिल्सा, पॉम्फ्रेट, मैकरल, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सब जो है ये खाने योग्य मछली है। हिल्सा मछली से तो आप लोग परिचित होंगे, खूब खाए होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 अपना क्या कहना है, 78 का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? पलटू लियो कठोर हल्का भारी, ये सक्सेस मंत्रा ट्रिक जिसका ट्रिक है जी, पलटू लियो कठोर हल्का भारी। तो प्लूटोनियम जो है ये कठोर है, सबसे कठोर धातु। ठीक है, तो सक्सेस मंत्रा ट्रिक जिस आप लोग जरूर खरीदें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ट्रिक उसमें बने हुए हैं।
आपको मैंने सिर्फ ट्रिक से, मैंने वन लाइनर से नहीं, वन लाइनर से मैं बताता तो बहुत सारा प्रश्न इसमें भी लड़ा हुआ है, वो ध्यान में नहीं रहा, लेकिन ट्रिक से तो मैंने 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, और भी हो सकता है आगे आए। तो कई प्रश्न जो, और ट्रिक से जिस प्रश्न को आप याद करें, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बीपीएससी में जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है मल्टीपल आंसर्स वाले, उसमें भी गलती नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक एक सीरीज में बता दिया जाता है, और सीरीज कभी भी एक साथ याद हो गया तो आपको उत्तर लेने में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ट्रिकी जीएस लेना चाहिए, आप भी लीजिए, अपने मित्रों को भी कहिए। सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस। आइए 79 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद, पारद मतलब पारा होता है, के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। तो पारद के साथ लोहा जो है ना मिश्रण नहीं बनाता है, ये याद रखिएगा, लोहा पारा एक साथ मिश्रण नहीं बनाता, बल्कि तांबा, जिंक, मैग्नीशियम ये सब के साथ मिश्रण बनाती है। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को कहा जाता है। तो जौ के दाने से जो किण्वन तैयार होता है या बियर तैयार होता है, ठीक ना। तो अलग अलग प्रकार का किण्वन करके, अलग अलग अनाजों का किण्वित करके जो है अलग अलग प्रकार के क्या कहते हैं, अल्कोहल तैयार किए जाते हैं, वाइन, शराब तैयार किए जाते हैं। तो इसमें अंकुरित जौ से बियर तैयार होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। कह रहा है कि एक रेडियो पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, कितने दिनों में? आपको दिन बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है आपका विकल्प सी, 8 महीने में। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 हमारा क्या कहता है कि जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं। इनो साल्ट जाता है तो किसका बुलबुला बन जाता है जी? तो CO2 गैस का बुलबुला बन जाता है। इनो जो हम लोग खाते खरीद के गैस बन जाता है, इनो सिर्फ 6 सेकंड में, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, वही वाला इनो की बात हो रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो यहाँ पर टेक्नेशियम जो है ये सबसे पहले उत्पादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होगा? तो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इसका परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार आपका 0 होता है, 0 होता है, लगभग 0 कह सकते हैं, 1/1840 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार लगभग 0 होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 85 पर चले आते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस यानी अश्रु गैस के रूप में किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग अश्रु गैस के रूप में किया जाता है, ये तो आप लोग को पता होगा। ये Cl2 का प्रयोग यानी क्लोरीन गैस का उपयोग जो है कि आपका अश्रु गैस के रूप में भी किया जाता है। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है। तो बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर है आपका टेफ्लॉन। ठीक ना, टेफ्लॉन जो है कि नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने वाले पॉलीमर है। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 पर आ जाते हैं। 87 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो कौन सा शहर जो है कि जहाज निर्माण से संबंधित है, ये कौन सा क्वेश्चन था? 87 था। तो कौन सा हो गया शहर जो है जहाज निर्माण से संबंधित है? तो यहाँ पर शहर जो है कि एंटवर्प है, और ये इंडिया से रिलेटेड नहीं, चूँकि वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो इसको मैंने देखना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन हो गया, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का आंसर खोज कर आपको दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन के 100% गारंटी आंसर्स पता है तो आप कमेंट करें, आपके मैसेज को ही मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, आइए मैं इसको भी छोड़ करके 87 को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। 2 प्रश्न कुल हो गया। मैंने कहा था आपको कि गलत आंसर नहीं बताऊंगा, तो जो आंसर्स अपने पास बिल्कुल सही है वही मैं आपको बता रहा हूँ, वरना 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मैं छोड़ दिया हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? लाल नदी और नीली वादियों के रूप में किसको जाना जाता है? तो असम को जाना जाता है। ठीक है, लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है असम को। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है? अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर कौन से कथन सही है? सबसे पहला है कि अंटार्कटिक में
प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। ये बिल्कुल भी सही जवाब है कि प्रथम दक्षिणी गंगोत्री था। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। ये भी सही लग रहा है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। हाँ, तीनों यहाँ पर सभी उपयुक्त सभी सही होगा। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ विकल्प डी यहाँ पर आपका सही हो जाता है, तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाते हैं। लास्ट आ रहे हैं हम लोग। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित हैं। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों कहाँ पर स्थित है? तो दोनों जो स्थित है वो स्थित है आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। ये तो हम आप सभी जानते ही हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सूची मिलान करने वाला। यहाँ पर क्या करा है कि सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। चयन करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पश्चिम मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य, अच्छा रेलवे का है। हाँ, रेलवे का जो जोन है ना, मुख्यालय, रेलवे जोन यहाँ और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो रेलवे जोन और उसके मुख्यालय से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। तो ए का जो है ना आपका पश्चिम मध्य जो है ये जबलपुर है, ठीक बात है। उसके बाद आपका क्या है कि 2 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है। ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या है? बिलासपुर है। उसके बाद पूर्व मध्य जो है ये हाजीपुर में है, बिहार के हाजीपुर में है। और उसके बाद आपका एक ही बचा है उत्तर पूर्व, ये गोरखपुर में है, ठीक ना। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर है। तो ये आपका किस में है? तो एक का कहाँ लिए? ए, ठीक है, 1 का ए। विकल्प बी यहाँ पर आपको सही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। 100% ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 92 का जवाब हो जाता है आपका। 92 का जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, दीव। दमन और दीव है ना, तो दीव जो है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। दमन और दीव में दीव। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं से तमिलनाडु द्वारा घिरा है। बिल्कुल सही जवाब है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। पुडुचेरी कोई एक जगह नहीं है बल्कि 4 अलग अलग जगह पर जिले हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। तो ये गेहूं जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है। तो गेहूं उत्तर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 95 कहते हैं कि परावर्तन के नियम सत्य है। तो परावर्तन के नियम जो सत्य है, कह रहा है केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी परावर्तक सतहों के लिए जी परावर्तन का नियम सही होगा। विकल्प डी। आइए क्वेश्चन नंबर 96, बहुत नज़दीक आ गए हम लोग, एकदम तुरंत समाप्त हो जाने वाला है। कौन सा बेहतर? आप लोग लाइक करना बिल्कुल नहीं भुलाइए, लाइक कर दीजिए। जो अंतिम तक देख रहे हैं एकदम लाइक कीजिए और सक्सेस मंत्रा ट्रिकेजियस लीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। और जो अपना शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल है आप इसे सब्सक्राइब करें। इस पर आलतू फालतू टाइप का कोई चीज़ नहीं आता है, जो भी आता है इंपॉर्टेंट आता है और एक्यूरेसी के साथ आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। कौन सा बेहतर कंडक्टर है? तो कौन सा बेहतर कंडक्टर है? तो यहाँ पर निकल जो है ना, ये बेहतर कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 97, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है तो आभासी और आवर्धित, यानी आभासी काल्पनिक और बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है कि वह आयाम के संबंध में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम के संबंध में मापी जाती है। 99, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है? तो फोटोस्टेट मशीन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण की तकनीक पर कार्य करता है। फोटोस्टेट मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के तकनीक पर कार्य करता है। आज का अंतिम प्रश्न है, 1वां प्रश्न है। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी क्या होगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच, एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी क्या बोलते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा बिहार पुलिस का सेकंड शिफ्ट के लिए
और फर्स्ट शिफ्ट के लिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन दे चुका है। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।